तो दोस्तों आज के स्मार्ट क्लास में जो हम लोग अमूमन दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करते हैं, आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, इन सारे एग्जामिनेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसमें अलग अलग सेक्शन से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और एक एक ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, जो गलत है वो क्यों गलत है। याद रखिएगा कि हम लोग जनरली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं। बिहार में एक कल्चर है, लोग बोलते हैं सेट मारने जा रहे हैं, सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको क्या करते हैं, सेट प्रैक्टिस करने के बाद आपको स्कोर बता देते हैं कि आपका कितना हुआ और आपका रैंक क्या हुआ बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में, ये आपको बता देते हैं। लेकिन आपको ये कभी नहीं बताया जाता है कि जो सवालों के जवाब आपने गलत किए वो क्यों गलत किए और क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए कि उसको सही किया जाए। तो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में आपको सिर्फ सही जवाब बताने की कोशिश नहीं करेंगे, साथ में साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आप एक एक वर्ड का मतलब समझें, क्यों जवाब नहीं हुआ, क्यों हुआ ये समझें, और साथ में बहुत सारे ट्रिक्स मेरे साथ देखें। ट्रिक्स की वर्ड मीनिंग को तेजी से कैसे याद किया जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और ग्रामर के क्वेश्चन को हम लोग तेजी से कैसे बना सकते हैं। तो सर देखिए हमारे सामने क्या क्या सेक्शंस हैं, इस पर गौर कीजिए। जो सबसे पहला पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं वह रैपिड वोकैब बिल्डर 50 वर्ड्स इन 15 मिनट। एचसी हार्डविक के चैप्टर 1 वॉल्यूम 1 के चैप्टर 1 को मैंने कहानी में तब्दील करके आपके सामने रखा है। पहले भी मैं ये सेशन 1-2 बार और करवा चुका हूं ऑनलाइन में। मैं इसमें 15 मिनट में 50 वर्ड याद कराता हूं कहानी सुनाकर, और नेक्स्ट कल से इसका आगे का चैप्टर भी आपके सामने आता जाएगा। यानी हम लोग ऐसे हार्डविक को पूरा याद करेंगे, करीब करीब 2500 से 3000 वर्ड हम लोग ऐसे हार्डविक से याद करेंगे कहानी के माध्यम से, और ऐसे याद करेंगे कि 15 मिनट में 50 वर्ड याद हो जाए। अगर आप थोड़ा सा आगे मेरे साथ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो अगला सेक्शन मैंने डाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है। इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को हमें तेजी से पढ़ना है और फिर इस पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन के हमें जवाब देने हैं। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग 6 मिनट के अंदर कर लेंगे और उसमें 6 नंबर भी 5 से 6 नंबर ले आएंगे। और अगला है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट को करने का क्या तरीका हो सकता है, इसका भी हम लोग ट्रिक देखेंगे, कैसे इसको शॉर्टकट से किया जाए, इसको सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के सवाल की तरह हम कैसे फटाफट बना सकते हैं। फिर हम लोग स्पॉटिंग द एरर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग ग्रामर की गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे और 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर को भी इसमें हम लोग समझेंगे। और लास्ट सेक्शन है आपका डबल फिलर। डबल फिलर यहाँ 2-2 ऑप्शन है, इसको भी हम लोग फिलअप करने की कोशिश करेंगे। और फिर हमारा जो सेक्शन है वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को भी हम लोग फिलअप करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट एनालिसिस करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि अगर सही जवाब है तो वो क्यों है, अगर गलत जवाब है तो वो क्यों है, और हम लोग कैसे उन ट्रिक्स को समझें जिससे कि हम एग्जामिनेशन में तेजी से बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं वोकैबुलरी बिल्डर से। और जिन लोगों ने वोकैबुलरी का ये क्लास किया हुआ है वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाकर नेक्स्ट सेक्शन से देख लें, अदरवाइज यहाँ से शुरू करें। सबसे पहले हम लोग इस वोकैबुलरी को याद करें 15 मिनट में 50 वर्ड। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ इस कहानी को वैसे सुनेंगे जैसे आप दादी नानी से कहानियां सुना करते थे, और साथ में इमेजिन करते जाएंगे दृश्यों को और वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। आप अपना स्टॉप वॉच चला ले, ठीक 15 मिनट के अंदर हम लोग ये 50 शब्द जो बोल्ड किए हुए हैं याद हो जाएगा। तो देखिए स्टोरी क्या है। आई एम सिटिंग इन अ डार्क चीप एंड डिंजी। मैं एक डार्क चीप और डिंजी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ। तो डिंजी मतलब क्या हुआ, कोई भी रेस्टोरेंट जो डार्क यानी अंधेरा, चीप माने सस्ता होगा तो वो जरूर गंदा होगा। तो डिंजी मतलब हो गया कि मैं एक गंदे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ एंड हैविंग माई सपर, और अपना सपर खा रहा हूँ। सपर खा रहा हूँ मतलब मैं अपना डिनर खा रहा हूँ, मैं अपना रात्रि भोजन खा रहा हूँ। सफर से लौट के जो हम खाते हैं वो सपर होता है। दिस प्लेस इज वेरी फिल्दी। ये जगह जो है बहुत गंदी है, इसका भी मतलब होता है गंदी। डिंजी और फिल्दी दोनों साइनो है। बट आई कम हियर डेलिबरेटली, लेकिन मैं यहाँ डेलिबरेटली आता हूँ। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। इसको याद कैसे करेंगे, तो जो काम हम डेली करते हैं वो डेलिबरेटली करते हैं, मतलब जानबूझकर करते हैं। एज इट इज अफोर्डेबल, क्योंकि ये सस्ता है, ये चीप है, इसीलिए मैं इस रेस्टोरेंट में रोज आता हूँ खाना खाने के लिए।
आई कैन सी इंटॉक्सिकेटेड पीपल अराउंड मी, मैं देख सकता हूं कि मेरे चारों ओर जो लोग बैठे हैं वो इंटॉक्सिकेटेड हैं। इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है नशे में, क्योंकि टॉक्सिक मतलब नशा होता है, टॉक्सिक मतलब जहर भी होता है, टॉक्सिक मतलब नशा भी होता है। तो यहाँ लोग नशे में बैठे हैं मेरे चारों। These people come here to compensate the hardship of the day, ये लोग दिन भर के हार्डशिप को कॉम्पनसेट करने आते हैं। हार्डशिप मतलब थकान और कॉम्पनसेट करने का मतलब हुआ कम। तो हार्डवर्क से हम लोग हार्डशिप को याद रखेंगे। दिन भर के थकान को कॉम्पनसेट यानी ये लोग एडजस्ट करने आते हैं, उसको कम करने आते हैं। These morons think, ये मोरोन्स यानी मूर्ख, मोरोन्स को मूर्ख से याद करेंगे। ये मूर्ख सोचते हैं कि व्हाट दे आर गल्पिंग, जो ये गल्प कर रहे हैं यानी जो गटक रहे हैं, गट 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 कर करके पी रहे हैं, वो पेनासिया है। पेनासिया को हम लोग याद करेंगे पीयूष। पीयूष का मतलब होता है अमृत संस्कृत में, तो इंग्लिश में भी पेनासिया का मतलब होता है अमृत। तो ये लोग जो गल्प कर रहे हैं यानी गटक रहे हैं, वो पेनासिया यानी अमृत समझ के गटक रहे हैं, लेकिन ये लीथल वेनम है। लीथल वेनम मतलब जानलेवा जहर। तो ये जानलेवा, लीथल मतलब हो गया जानलेवा, तो ये जानलेवा, और वेनम मतलब ये लोग जहर को पी रहे हैं, जानलेवा जहर पी रहे हैं। और ये जहर जो है गाइज में है। गाइज, एक गाइज होता है GUIS, गाइज मतलब होता है लड़का, और यहाँ पर है GUISE, गाइज मतलब होता है धोखा। तो लड़का धोखा देता है, ऐसे करके याद कर लो, गाइज गाइज देते हैं। तो वो धोखे में पी रहा है। किसके धोखे में पी रहा है? तो एलेक्जर के धोखे में। एलेक्जर मतलब भी होता है अमृत। तो पेनासिया मतलब है अमृत और एलेक्जर मतलब है अमृत। साइनो हो गया। आई यूज टू फील क्लस्ट्रोफोबिक इन सच अ कन्फाइनमेंट, मुझे ऐसे कन्फाइनमेंट में, कन्फाइनमेंट मतलब हो गया बंद जगह, तो मुझे ऐसे कन्फाइनमेंट यानी बंद जगह में क्लस्ट्रोफोबिक फील होता है। क्लस्ट्रोफोबिक मतलब कि मुझे घुटन फील होता है। क्लस्ट्रो मतलब बंद और फोबिया मतलब डर, तो बंद जगह का डर यानी क्लस्ट्रोफोबिक। तो मुझे ऐसे कन्फाइनमेंट यानी बंद जगह में क्लस्ट्रोफोबिक यानी घुटन फील होता है, यानी सफोकेशन फील होता है, दम घुटता है। क्यों दम घुटता है? क्योंकि एज आई एम अ टी टॉटलर एंड मिसोकैप्निक। टी टॉटलर को कैसे याद करेंगे? जो टोटली टी पिए, मतलब जो शराब ना पिए, समवन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल, जो शराब से दूर रहे। और जो शराब से दूर रहेगा वो मिसोकैप्निक भी होगा, क्योंकि जहां शराब होगी वहां सिगरेट भी होगा। तो मिसोकैप्निक मतलब जो सिगरेट से दूर रहे, क्योंकि कैप मतलब होता है टोबैको, तो जो सिगरेट या टोबैको से दूर रहे। तो मैं टी टॉटलर हूं यानी शराब से दूर रहने वाला, और मिसोकैप्निक हूं यानी सिगरेट से दूर रहने वाला। आई सिट इन आइसोलेशन, तो अगर शराब ये नहीं पी रहा है और लोग वहां पे शराब पी रहे हैं तो ये आइसोलेशन यानी अकेले बैठता है। एंड इंट्रोस्पेक्ट अलॉट, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन वाला इंट्रो मतलब अपने बारे में, और स्पेक्ट स्पेक्टिकल्स चश्मा वाला स्पेक्ट मैंने देखना, तो अपने अंदर झांकना। तो मैं यहाँ पर बैठ के अपने अंदर झांकता हूँ, अपने अंदर देखता हूँ, आत्ममंथन करता हूँ। आई ऑल्सो रेट्रोस्पेक्ट माई पास्ट, मैं अपने पास्ट को रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ। रेट्रो मतलब पुराना होता है, रेट्रो सॉन्ग्स मैंने 80s का गाना, एस्पेक्ट मतलब देखना, तो मैं अपने पास्ट को देखता हूँ। एंड ट्राई टू फोरसी माई फ्यूचर, और फ्यूचर को क्या करता हूँ? फोरसी करता हूँ। फोरसी मतलब उसका अंदाजा लगाता हूँ, फ्यूचर कैसा होगा इसका अनुमान लगाता हूँ। तो मैं यहाँ बैठकर आत्मंथन करता हूँ, पास्ट को याद करता हूँ और फ्यूचर का अंदाजा लगाता हूँ। आई वॉज अ कॉम्पिटेंट सेल्समैन, मैं एक काबिल सेल्समैन था। हर सेल्समैन अपने को यही बोलेगा कि वो काबिल है, गंजे को भी कंघी बेच सकता है। तो कॉम्पिटेंट माने काबिल, तो मैं काबिल सेल्समैन था। माई जॉब वॉज टू इंश्योर पीपल, मेरा जॉब लोगों का बीमा करना था। ये इंश्योर से, ये वाला इंश्योर नहीं है, इसका मतलब होता है इंश्योर करना माने पक्का करना, और ASS एश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना। यहाँ INSURE इंश्योर है, इसका मतलब होता है बीमा करना। तो मैंने लोगों का बीमा किया इन ऑर्डर टू अबेट देयर टैक्स बर्डन, ताकि उनके टैक्स के बोझ को अबेट कर सकूं यानी कम कर सकूं, डिक्रीज कर सकूं। एंड एग्जेम्प्ट देम, और उनको एग्जेम्प्ट कर सकूं मतलब मुक्त करा सकूं। मुक्त करना, मैं उनको एग्जेम्प्ट करना चाहता था। किससे? फिनेंशियल कंस्ट्रेंट से। फिनेंशियल माने आर्थिक, और कंस्ट्रेंट मतलब होता है बंधन। तो मैं लोगों को आर्थिक बंधन से मुक्त करना चाहता था। उसके बाद बोल रहा है आई डिवाइज्ड, मतलब मैंने खोजा। क्या खोजा? तो फॉर्मिडेबल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब होता है प्लान,
और फॉर्मिडेबल मतलब अचूक। तो मैंने अचूक प्लान खोजा, एक ऐसा प्लान खोजा, अचूक तरकीब, अचूक योजना। मैंने एक अचूक योजना खोजी। क्यों ऐसी योजना खोजी? टू वू मतलब जादू, मैंने किसी को अपनी तरफ खींचना, मैंने आकर्षित करना। तो मैंने अचूक योजना खोजी ताकि मैं लोगों को अपने तरफ आकर्षित करूं। किसको? माय प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। कस्टमर मतलब ग्राहक। और किसी भी ग्राहक को, जैसे कि तुम जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो तुमको प्रोस्पेक्टस तभी दिया जाता है जब तुम प्रोस्पेक्टिव हो, यानी कि तुम इंटरेस्टेड हो। जब तुम इंक्वायरी करते हो, इंटरेस्ट शो करते हो, तो तुमको प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो प्रोस्पेक्टिव मतलब इंटरेस्टेड। तो मैंने इंटरेस्टेड कस्टमर को वो यानी आकर्षित करने के लिए अचूक प्लान बनाया, बट दे हैड प्रीजुडिसेस अगेंस्ट मी। लेकिन वो लोग मेरे खिलाफ प्री मतलब पहले, और जुड मतलब फैसला, जज वाला जुड। तो पहले से फैसला मतलब पहले से ही किसी के बारे में फैसला कर लेना, पूर्वाग्रह, बिना मिले किसी के बारे में कोई फैसला कर लेना। तो लोगों ने मेरे खिलाफ प्रीजुडिसेस रखा, यानी पूर्वाग्रह रखा। दिस एनिमिटी, यानी ये जो दुश्मनी है, एनिमी से आया है एनिमिटी, ये दुश्मनी अफेक्ट किया यानी मुझे प्रभावित किया, एडवर्सली यानी बुरे तरीके से। एंड आई कुड गेट नो अकॉम्प्लिशमेंट इन माई जॉब, और मुझे अपने जॉब में कोई अकॉम्प्लिशमेंट यानी कि कोई सफलता नहीं मिली। आई वॉन्टेड टू ग्रेटिफाई एवरीवन, मैं सबको ग्रेटिफाई करना चाहता था, मतलब खुश करना चाहता था, सेटिस्फाई करना चाहता था, संतुष्ट करना चाहता था। बट आई वॉज स्टीरियोटाइप, लेकिन मुझे स्टीरियोटाइप किया गया, यानी मेरे बारे में गलत धारणा बनाई गई। स्टीरियोटाइपिंग एक ऐसा चीज होता है जिसमें किसी जाति के बारे में गलत धारणा बनाई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि वो इस जाति का है तो ऐसा होगा, तो इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है बेइज्जत करना। तो लोगों ने मुझे स्टीरियोटाइप किया, यानी मेरे बारे में गलत धारणा बनाई, उसके बाद मुझे बेइज्जत किया। और मैन हैंडल मतलब थपड़िया देना, मैंने गलत तरीके से हैंडल करना, मार पीट देना। तो लोगों ने मुझे मारा, मुझे बेइज्जत किया, मैंने मेरे बारे में गलत धारणा बनाई, मेरे कास्ट के बारे में। स्टीरियोटाइपिंग मतलब होता है किसी भी जाति के बारे में गलत धारणा, जैसे वो फलाना जाति का है तो ऐसा होगा, फलाना धर्म का है तो ऐसा होगा, ये लड़की है तो बाइक नहीं चला पाएगी, इस तरह की चीज़ों को हम लोग स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। तो लोगों ने मेरे बारे में स्टीरियोटाइपिंग किया, ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जत किया, मैन हैंडल किया, मारपीट किया। कौन किया? मेरा कलीग्स किया, मेरा दोस्त, मेरे सहकर्मी। सुपीरियर्स मतलब मेरे सीनियर, सबऑर्डिनेट्स मतलब मेरे जूनियर। एज आई वॉज स्वार्थी, मेरे साथ मारपीट इसलिए किया क्योंकि मैं स्वार्थी था। ये हिंदी का स्वार्थी नहीं है, इस स्वार्थी का मतलब होता है काला। तो मेरे काले रंग के कारण लोगों ने मेरे साथ इतना ज्यादा मारपीट किया। और आई बिकेम अ विक्टिम, मैं विक्टिम बन गया। विक्टिम मतलब होता है शिकार। तो किसका मैं शिकार बन गया? तो मैं शिकार बन गया एपार्थीड का। एपार्थीड जो इसके साथ हो रहा है, रंग भेद, काले गोरे का भेदभाव। और आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया फॉर माई हेरिडेटरी ट्रेट। मतलब हेरिडेटरी मतलब जन्मजात, ट्रेट मतलब गुण, जन्मजात गुणों के कारण मुझसे भेदभाव किया गया। ये जो तुम पूरा देख रहे हो, ये जो पूरा तुमने अभी ट्रांसलेशन देखा, इसको तुम एक बार और सुन लो, और उसके बाद अगर तुम इन वर्ड्स के मतलब को अब देखने की कोशिश करोगे तो तुमको सारा मतलब आ जाएगा। डिंजी मतलब गंदा, सपर मतलब डिनर, फिल्दी मतलब ही गंदा, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, अफोर्डेबल मतलब सस्ता, इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे में, और कॉम्पनसेट माने कम करना, हार्डशिप माने थकान, दीज मोरोन्स मतलब बेवकूफ, गल्पिंग माने गटकना, पेनासिया मतलब अमृत, लीथल वेनम मतलब जानलेवा जहर, गाइज मतलब धोखा, एलेक्जर मतलब धोखा या किसी का वेश बदलना, एलेक्जर माने अमृत, क्लस्ट्रोफोबिक माने घुटन, कन्फाइनमेंट माने बंद जगह, टी टॉटलर माने जो शराब से दूर रहे, मिसोकैप्निक मतलब जो सिगरेट से दूर रहे, आइसोलेशन मतलब अकेले में, इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर झांकना, रेट्रोस्पेक्ट माने पास्ट को याद करना, फोर्सी मतलब फ्यूचर का अनुमान लगाना, कॉम्पिटेंट मतलब काबिल, इंश्योर मतलब इंश्योरेंस करना, अबेट मतलब कम करना, एग्जेम्प्ट मतलब मुक्त करना, कंस्ट्रेंट मतलब बंधन, डिवाइस्ड मतलब खोजना, फॉर्मिडेबल मतलब अचूक, स्ट्रेटजी मतलब प्लान, वो मतलब आकर्षित करना, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो इंटरेस्टेड है, प्रेजुडिसेस मतलब पूर्वाग्रह, पहले से बनाई गई धारणा, एनिमिटी माने दुश्मनी, अफेक्टेड माने प्रभाव करना, एडवर्सली मतलब बुरे तरीके से, अकॉम्प्लिशमेंट माने सफलता, ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट करना, स्टीरियोटाइप मतलब किसी के बारे में गलत धारणा बनाना, ह्यूमिलिएटेड बेइज्जत करना, मैन हैंडल मारपीट करना, कलीग्स मतलब सहकर्मी,
सुपीरियर माने सीनियर, सबऑर्डिनेट माने जूनियर, स्वार्थी मतलब काला, विक्टिम माने शिकार, अपार्थीड मतलब रंगभेद, डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव, हेरिडेटरी मतलब जन्मजात, ट्रेट मतलब गुण। अब आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ये स्पीड रीडिंग और स्पीड वोकैबुलरी बिल्डिंग का तरीका है जिससे कि आप वर्ड के थ्रू तेजी से याद कर सकते हैं। सारे वर्ड मीनिंग को स्टोरी के थ्रू आप याद कर सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब अगर मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड करना है तो इसका ट्रिक क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ट्रिक ये होता है कि भाई तुम अगर पैसेज को पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो उसका परिणाम ये होगा कि तुम एग्जाम में टाइम बर्बाद कर दोगे। इस साइज के पैसेज को पढ़ने में एक लड़के को जनरली 15 मिनट का टाइम लग जाता है, और तब भी जब उस पैसेज को पढ़ता है तो उसको याद कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे वो क्वेश्चन पे जाता है वापस उसको लगता है कि पैसेज को भूल गया है, फिर से पैसेज पे जाना पड़ता है। तो कैसे करें कि हम लोग पैसेज को जल्दी भी पढ़े और हम लोग के पास मार्क्स भी आ जाए? इसके लिए जो तरीका मैं तुमको बता रहा हूं, ये तरीका मैंने तब सीखा था जब 2000 मैं MBA की कैट की तैयारी कर रहा था, जिसमें मुझे 99 परसेंटाइल आया था, और ये बात है 2005-06 की। और कैट की तैयारी करते हुए मुझे एक तरीका पता चला स्पीड रीडिंग का, और उस स्पीड रीडिंग के तरीके में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज को कहा जाता है स्कैन करना। ये स्पीड रीडिंग का मैं इंटरनेशनल टेक्निक तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं। इस टेक्निक को यूज करके मुझे बहुत तेजी से पैसेज को पढ़ने में मदद मिली। इसी कारण मैं 6 महीने में कैट की तैयारी करके 99 परसेंटाइल ला पाया, और 4 महीने में UGC नेट और JRF क्वालिफाई कर पाया। क्योंकि अगर आप तेजी से पढ़ना सीख जाते हैं, तेजी से समझना सीख जाते हैं, तो आप बाकी स्टूडेंट से दुगना ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहला स्टेज है स्कैन करना। दूसरा स्टेज है स्कैन करके क्वेश्चन में जाके कीवर्ड्स को कलेक्ट करना। फिर तीसरा स्टेज होता है अंडरलाइन टेक्निक से पढ़ना, अंडरलाइन। और चौथा स्टेज होता है जो ऑनलाइन एग्जाम में काम आता है, उसको कहा जाता है ओवरलाइन टेक्निक। तो हम लोग इन चारों स्टेजेस को आज समझने वाले हैं, 1 2 3 4, और उसके थ्रू इस पैसेज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, बोरिंग रोड में और नया टोला में दोनों जगह मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9771419108 पे कांटेक्ट करें। बहुत सारे PDFs भी मैं आपको भेजूंगा, 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर और ऐसे PDF। और मेरे क्लास को अगर रेगुलर करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सेट प्रैक्टिस, स्पोकन इंग्लिश और फाउंडेशन तीनों की क्लासेस चला रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। तो दोस्तों ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको हम लोग ये 4 स्टेप में देखेंगे, स्कैनिंग, कीवर्ड्स, अंडरलाइनिंग और ओवरलाइनिंग। सबसे पहले हम लोग इसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने का मतलब क्या है? स्कैन करने का मतलब ये है, तो ये हम लोग अभी पहला स्टेज प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज मैंने आपको बताया, पहला स्टेज है स्कैनिंग टेक्निक। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अभी पहला स्टेज लगा रहे हैं, स्कैनिंग टेक्निक। स्कैनिंग टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ेंगे, सारा लाइन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बड़ा बड़ा वर्ड्स। और बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ के हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस पैसेज में क्या दिया हुआ है। तो आओ, जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करना। रेडिकली चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स, रिडक्शन, हार्वेस्ट, क्वांटम, इंक्रीज, रिस्पायरेटरी डिजीजेज, environmental doomsday scenario, reportedly playing out South Asia, United Nations Environment Program report, deadly 3 kilometer deep blanket pollution comprising fearsome cocktail acids, aerosols particles enveloped region, India struggling cope, drought implication devastating, further crop failure, death question many Indians, increase premature deaths, adverse social economic consequences, morbidities, unbearable burden, crumbling health system, blame ourselves, official, corporate, India always allergic, mention clean technology, mechanical, two-wheelers, assembly line, proper pollution control, R&D, टेक्नोलॉजीज, वाइटल डिफरेंस, पीपल्स लाइव्स। कुछ कुछ वर्ड पढ़ रहा हूं, सब बड़ा बड़ा शब्द।
environment, however, denying, South Asia, cleanup act, skeptics, question, timing, Hayes report, Kyoto meet, climate change, weeks away, stage, usual battle, developing world, West. Particularly, US President Mr. Bush adamantly refused protocol which would change American consumption, UN environment report, US arsenal plants accusing finger countries, India, China, US hardly deny, dubious role, matter erasing trading quotas, richer countries, simply excess credits, poorer countries continue pollute rather better developing countries, undoubtedly environmental shortcuts, bid catch up, West, US environmental profligacy going on within, opening up virgin territories, oil exploration, relaxing standards, drinking water, Mr. Bush's policies, beneficial, America's interest realized together, pollution anywhere, global concern, otherwise more tunnels, tunnel. ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा सर ये किए क्या, कुछ कुछ शब्द को ही क्यों पढ़े, इसको स्कैनिंग टेक्निक कहते हैं। जब मैंने आपके सामने कुछ कुछ शब्द को पढ़ा तो आपको समझ आ गया कि इस पैसेज में क्या है। आपको क्या लगता है इस पैसेज में क्या बोला जा रहा है? हिटलर के बारे में बोला जा रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बोला जा रहा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बोला जा रहा है? नहीं, इसमें बोला जा रहा है पॉल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया, मिस्टर बुश, अमेरिका, पॉल्यूशन, इन सब के बारे में इसमें बोला जा रहा है कि पॉल्यूशन से दुनिया को क्या परेशानी हो रही है। तो ये तुमने स्कैनिंग टेक्निक से पकड़ लिया। इस काम को तुमको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक के अंदर कर लेना है एग्जाम में। अब तुमने स्कैनिंग से एक बार समझ लिया कि इस पैसेज में क्या बोला जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप तुमने बना लिया। अब तुम आ रहे हो सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप क्या करता है? सेकेंड स्टेप करता है कि क्वेश्चन पे जाओ और कीवर्ड्स को क्लिक करो। अभी तक तुम लोगों ने 1 मिनट का टाइम लगाया है या 30 सेकंड का टाइम लगाया है। अब क्वेश्चन में जाओ और क्वेश्चन से अगर कोई कीवर्ड्स याद हो सकता है तो कीवर्ड्स याद करो। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है बोथ ऑफिसर एंड कॉर्पोरेट नीरा इज एलर्जिक टू, तो हम लोग क्या याद कर लेते हैं? एलर्जिक, क्योंकि एलर्जिक जो शब्द है वो यूनिक शब्द है, ये हमको आंसर तक पहुंचा सकता है। दूसरा बोल रहा है विच अकॉर्डिंग टू पैसेज इज अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन टू मेनी इंडियंस, तो याद कर लेते हैं लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। उसके तीसरा क्वेश्चन बता रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू व्हीलर इंडस्ट्री इज नॉट एडिक्वेटली कंसर्न अबाउट, तो याद कर लेते हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री। उसके बाद बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन साउथ एशिया। और पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मस्ट बी रियलाइज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ये हमको इन्फ्रेंसिंग का सवाल है, बनाना है। तो क्या क्या सवाल तुम्हारे दिमाग में आया? तुम्हारे दिमाग में आया पहला सवाल, क्या क्या वर्ड आया? एलर्जिक आया, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन आया, टू व्हीलर इंडस्ट्री आया और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आया। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एलर्जिक, टू व्हीलर इंडस्ट्री, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। अब ये 4 कीवर्ड्स हम लोग याद कर लिए हैं। अब याद करके हम लोग वापस इस पैसेज में जा रहे हैं और अब जो हम लोग स्टेप अपनाने वाले हैं उस थर्ड स्टेप को कहा जाता है अंडरलाइनिंग टेक्निक। अंडरलाइनिंग टेक्निक का मतलब है कि मैं हर लाइन के नीचे अपना ये मार्कर या पेन चलाता जाऊंगा। और आप भी जब किसी ऑफलाइन एग्जाम में या कोई हार्ड कॉपी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या न्यूज़पेपर को जब पढ़ें तो आप भी अपने उंगली को या पेन को लाइन के नीचे इस तरीके से चलाते जाएं। और 3 शर्त है, जैसे आपने एक लाइन पढ़ लिया तो दूसरे लाइन में जाने के लिए पेन को उठाए मत, पेन को ऐसे ही खींच कर दूसरे लाइन में लाएं, फिर दूसरा लाइन को पढ़ें, फिर पेन को खींचकर तीसरे लाइन में लाएं, फिर तीसरा लाइन को पढ़ें, फिर चौथे लाइन को पढ़ें, सो ऑन। मतलब इस पेन को शीट से तब तक नहीं उठाना है जब तक आप लास्ट तक पढ़ ना लें। दूसरी बात, कहीं भी रुकना नहीं है। मान लो आप पढ़ रहे हैं, आपको एक वर्ड मिला इन्वेलप्ड, आपको इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए, कहीं पर रुकना नहीं है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो है कि पीछे नहीं लौटना है। अगर आपने एक बार कोई एक चीज को पढ़ लिया तो आप ये मत कीजिए कि उसको फिर से वापस पढ़ने जाइए, एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाइए, दोबारा मत पढ़िए उसको। यानी कि हमको एक बार में एक लाइन को पढ़ लेना है, कहीं पे रुकना नहीं है और पीछे नहीं जाना है। एक बार में पूरा पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब दो।
तो आओ हम लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और इस पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इस पैसेज को पढ़ते हुए हम लोग दिमाग में रखेंगे कि जहां जहां हम लोगों को वो सारा वर्ड्स मिलेगा, कौन सारा वर्ड्स, जैसे हम लोग जो वर्ड्स अभी याद किए हैं, क्या क्या याद किए हैं, तो टू व्हीलर इंडस्ट्री याद किए हैं, हम लोग याद किए हैं एलर्जिक, हम लोग किए हैं लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन, हम लोग किए हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। शुरू करते हैं अंडरलाइनिंग करते हुए पढ़ना। रेडिकली चेंजिंग मानसून पैटर्न्स, बहुत तेजी से मानसून के पैटर्न में चेंज हो रहा है। रिडक्शन इन द विंटर राइस हार्वेस्ट, विंटर ऋतु में जो राइस की खेती होती थी उसमें कमी होती जा रही है। एंड अ क्वांटम इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और श्वसन संबंधी बीमारियों में, रेस्पिरेटरी बीमारियों में क्वांटम यानी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है। ऑल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल डूम्सडे सिनेरियो, ये सारा कुछ इन्वायरमेंट के डूम्सडे माने कयामत के दृश्य को दिखा रहा है। विच इज रिपोर्टेडली प्लेइंग आउट इन साउथ एशिया, जो बार बार साउथ एशिया में घटित हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, एक UNEPR रिपोर्ट जो है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक बहुत ही डेडली 3 किलोमीटर डीप ब्लैंकेट जो है, अब देखो UNEPR रिपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो अगर क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो इसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन कम कर दिए, 9 क्वेश्चन थे, मैंने 5 दिए। UNEPR पे भी क्वेश्चन था, तो UNEPR यहाँ पर है, अब यहीं पर जवाब मिलेगा। तो अ डेडली 3 किलोमीटर डीप ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन, एक पॉल्यूशन का बहुत मोटा ब्लैंकेट कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल है फियरसम कॉकटेल ऑफ एश, एसिड्स, एरोजोल्स एंड अदर पार्टिकल्स, बहुत ही डरावना कॉकटेल माने मिश्रण, जिसमें राख का, एसिड्स का, एरोजोल्स का और दूसरे पार्टिकल्स का उसने इन्वेलप कर लिया है, ढक लिया है इस रीजन को। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप विथ अ ड्रॉट, इंडिया जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है ड्रॉट यानी सूखे से एडजस्ट करने का, द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर डिवास्टेटिंग, इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एंड फर्दर क्रॉप फेलियर विल अमाउंट टू अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मेनी इंडियंस, अगर अब क्रॉप फेलियर होगा यानी खेती में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो ये लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन होगा इंडियंस के लिए। अब देखो इसमें एक वर्ड मिला लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन में दिया हुआ था। द इंक्रीज इन प्रीमेच्योर डेथ्स विल हैव एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, जो प्रीमेच्योर डेथ हो रहा है माने वक्त से पहले लोग जो मर रहे हैं, इसका बहुत ही सामाजिक और आर्थिक परिणाम खतरनाक पड़ रहा है। एंड अ राइज इन मॉर्बिडिटीज, और मॉर्बिडिटीज माने मरणशीलता, मॉर्बिडिटीज में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण एक अनबियरेबल यानी असहनीय बोझ पड़ेगा हमारे क्रम्बलिंग हेल्थ सिस्टम पे, यानी हमारे चरमराते हुए हेल्थ सिस्टम पे। एंड देयर इज नो वन टू ब्लेम बट आवरसेल्व्स, और हम अपने अलावा किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। Both official and corporate India has always been allergic to any mention of clean technology. अब देखो एलर्जिक वर्ड भी तुमको मिला था, तो यहां पर उसका आंसर होगा ऑफिशियल एंड कॉर्पोरेट, जो दोनों इंडिया है वो क्लीन टेक्नोलॉजी के किसी भी बातचीत से हमेशा दूर भागता है। मोस्ट मैकेनिकल टू व्हीलर्स रोल ऑफ द असेंबली लाइन विदाउट प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ज्यादातर जो गाड़ियां बिना पॉल्यूशन को चेक किए लॉन्च कर दिया जाता है। लिटिल एफर्ट, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा, तो ना के बराबर एफर्ट किया जा रहा है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिंपल टेक्नोलॉजीज के, विच कुड मेक अ वाइटल डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ, जो लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। एंड द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में भी बहुत डिफरेंस आ सकता है। However, while there is no denying, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है that South Asia must clean up its act, कि साउथ एशिया को अपना एक्ट को, मैंने काम को साफ सफाई करना है, मैंने अच्छे काम करने हैं, मतलब उसको गड़बड़ी बंद करना है। स्केप्टिक्स यानी जो सवाल पूछते हैं, माइट क्वेश्चन द टाइमिंग ऑफ द हेज रिपोर्ट, ये सवाल पूछ रहे हैं कि हेज रिपोर्ट का ऐसा टाइमिंग क्यों है, हेज रिपोर्ट इस टाइम पे क्यों आया। द क्योटो मीट ऑन क्लाइमेट चेंज इज जस्ट 2 वीक्स अवे, जो क्योटो मीट होने वाला है वो बस 2 हफ्ते दूर है। एंड द स्टेज इज सेट फॉर द यूजुअल बैटल बिटवीन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द वेस्ट, और स्टेज सेट हो चुका है कि एक लड़ाई होने वाली है विकासशील देश और वेस्ट यानी अमेरिका के बीच में। पर्टिकुलरली द यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बुश हैड एडमेंटली रिफ्यूज टू साइन एनी प्रोटोकॉल, खास तौर पे मिस्टर बुश ने बहुत ही जिद्दी तरीके से रिफ्यूज कर दिया है कि वो किसी भी प्रोटोकॉल यानी किसी भी मसौदे पे, किसी भी संधि पे, किसी भी अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, विच वुड मीन अ चेंज इन अमेरिकन कंजम्पशन लेवल, जिसके कारण अमेरिका के लोगों को अपने कंजम्पशन लेवल को कम करना पड़े, यानी वहां पे बहुत ज्यादा जो कंजम्पशन होता है, कार और पेट्रोल का बहुत यूज होता है, उसको वो कम करने को तैयार नहीं है।
UN इन्वायरमेंट रिपोर्ट विल लाइकली फाइंड अ प्लेस इन द US आर्सेनल। UN का जो इन्वायरमेंट रिपोर्ट है ये संभवतः US के आर्सेनल यानी शस्त्रागार में अपनी जगह प्राप्त करेगा, एज इट प्लांट्स एन एक्यूजिंग फिंगर टुवर्ड्स कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, क्योंकि ये एक इल्जाम लगाने वाला उंगली उठाता है इंडिया और चाइना के खिलाफ। Yet the US can hardly deny its own dubious role in the matter of erasing trading quotas। फिर भी यूएस बहुत मुश्किल से ही इस बात से इनकार कर सकता है कि इसका अपना भी बहुत ही डूबियस यानी संदिग्ध रोल है ट्रेडिंग कोटा को खत्म करने में। रिचर कंट्रीज कैन सिंपली बाय अप एक्सेस क्रेडिट्स फ्रॉम पुअरर कंट्रीज एंड कंटिन्यू टू पॉल्यूट। जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों से कार्बन क्रेडिट खरीद लेते हैं और जितना चाहे उतना पॉल्यूशन करते हैं, rather than try to get the better of developing countries। इसके जगह कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज की खबर लें, ट्राई द गेट द बेटर ऑफ माने होता है खबर लेना, तो डेवलपिंग कंट्रीज को डांटने की जगह who undoubtedly have taken up environmental shortcuts in their bid to catch up with the West, जिन्होंने undoubtedly माने निसंदेह तरीके से एक ऐसा छोटा रास्ता अपनाया है क्योंकि वो लोग बिड यानी प्रयास कर रहे थे वेस्ट के बराबर पहुंचने का। The US should take a look at the environmental profligacy which is going on within। US को चाहिए कि वो एक नजर डाले environmental profligacy यानी फिजूल खर्ची पे जो ये कर रहा है। From opening up virgin territories माने अनछुए जमीन के टुकड़ों को ओपन करने के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी ऑयल की खोज के लिए, साथ ही साथ टू रिलैक्सिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स को और रिलैक्स कर दिया गया, मैंने खराब कम कर दिया गया है। मिस्टर बुशेस पॉलिसीज आर नॉट एग्जैक्टली बेनिफिशियल। तो मिस्टर बुश का पॉलिसी जो है वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, नॉट इवन टू अमेरिकाज इंटरेस्ट, ये अमेरिका के लोगों के भी फायदे के लिए नहीं है। वी रियलाइज दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि हम लोग सब साथ हैं इस मुसीबत में। एंड दैट पॉल्यूशन एनीवेयर शुड बी अ ग्लोबल कंसर्न, और पॉल्यूशन कहीं भी होगा ये पूरी दुनिया की चिंता है। अदरवाइज देयर विल ओनली बी मोर टनल्स एट द एंड ऑफ द टनल, और अगर ये नहीं होगा तो एक सुरंग के बाद दूसरा सुरंग खुलता चला जाएगा। ये जो तुमने पूरा पैसेज पढ़ा, इस पूरे पैसेज को एक बार तेजी से समराइज करो। इस पैसेज में बोला गया है कि जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता जा रहा है साउथ एशिया में, इंडिया की हालत ऐसे ही बहुत खराब है, और चाइना और अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहा है, अमेरिका जो है इंडिया और चाइना पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई तुम लोग पॉल्यूशन करते हो, और इसके लिए उसने एक हेज रिपोर्ट बनाया है, जो हेज रिपोर्ट को अपने शस्त्रागार में रखेगा ताकि जब भी क्योटो मीट होगा तो उसमें वो हेज रिपोर्ट को दिखाकर अमेरिका ये बोलेगा कि पॉल्यूशन मैं नहीं फैला रहा, पॉल्यूशन तो इंडिया फैलाता है और चाइना फैलाता है, और वो खुद को बिल्कुल साफ दामन साफ रखने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोगों को समझना होगा कि अगर हम लोग सिर्फ पॉल्यूशन में एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहेंगे तो फिर कोरोना जैसी स्थिति आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलकर काम करना होगा इस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। ये इस पैसेज का एक जिस्ट हो गया, एक समरी हो गया। अब आओ इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब जब हम लोग अभी आपको और मेरे साथ 15 मिनट इस वीडियो में रहना है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है जिसमें 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर भी हम लोग बात करेंगे। तो अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोथ ऑफ एशियन कॉर्पोरेट इंडिया इज एलर्जिक टू, तो जहां एलर्जिक था तो वहां क्या था, क्लीन टेक्नोलॉजी, तो आंसर फोर्थ हो गया। ये लोग पॉल्यूशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो आंसर फोर्थ, राइट। आगे बढ़ते हैं, बोलता है सेकंड, विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। तो लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन दिया हुआ था, कहां पर लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर फेलियर इन क्रॉप होगा तो लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन हो जाएगा, तो आंसर इसका भी 4 हो गया, फेलियर इन क्रॉप। अगर हम लोग फेलियर इन क्रॉप करेंगे तो लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू व्हीलर इंडस्ट्री इज नॉट एडिक्वेटली कंसर्न अबाउट। फिर किसके बारे में बात हो रहा है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री में बिना पॉल्यूशन को चेक किए गाड़ियों को निकाल दिया जाता है, तो ये होगा पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इन द व्हीकल। टू व्हीलर इंडस्ट्री जरा भी पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम पे ध्यान नहीं देती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में क्या है, तो इन्वायरमेंट के बारे में जो चीज यहां पर है, देखो बाकी सब चीज यहाँ इकोनॉमी के बारे में, हेल्थ के बारे में दिया हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में दिया है, टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है, ये सब में इन्वायरमेंट की बात नहीं, इन्वायरमेंट की बात बस यहाँ बोली जा रही है, रेडिकली चेंजिंग मानसून पैटर्न्स। ये पहला लाइन है, पहला लाइन अगर पैसेज का देखोगे तो यही है, रेडिकली चेंजिंग मानसून पैटर्न, पहला वर्ड।
तो यही जवाब है कि यही इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को दिखा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, वो बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी रियलाइज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से हम लोगों को क्या रियलाइज होना चाहिए। जब भी तुमसे पूछा जाए पैसेज के हिसाब से क्या रियलाइज होना चाहिए, पैसेज का जो थीम है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो हमेशा उसके लिए याद रखो कि लास्ट पैराग्राफ में उसका जवाब मिलता है। थर्ड आंसर है ऑल कंट्रीज मस्ट ज्वाइन हैंड्स इन फाइटिंग पॉल्यूशन। क्योंकि लास्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ था, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड दैट पॉल्यूशन एनीवेयर शुड बी अ ग्लोबल कंसर्न। यानी पॉल्यूशन में हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना होगा, और वही कंक्लूजन है कि हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना होगा। ऑल कंट्रीज मस्ट ज्वाइन हैंड्स। तो ये हो गया, इस पैसेज को हमने समझा। 3 स्टेप हमने देखे। सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले मेजर वर्ड्स को तुमने स्कैन करके पैसेज का एक मतलब समझ लिया। फिर तुमने क्या किया, तुमने कीवर्ड्स को याद किया, जैसे एलर्जिक, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। फिर तुमने क्या किया, अंडरलाइन करते हुए इस पैसेज को पढ़ा, यानी अपने पेन को नीचे रखा और पेन को चलाते हुए पूरा पढ़ा। अब एक चौथा स्टेज में मैंने तुमको बताया था ओवरलाइनिंग। ओवरलाइनिंग को तब यूज करना है जब तुम ऑनलाइन एग्जाम में बैठोगे, क्योंकि पेज के लाइन के नीचे ये जो पेन चलाना है ये तो तभी कर पाओगे जब ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, शीट में है। अगर ऑनलाइन कंप्यूटर पे देना है तब तो लाइन के नीचे तुम पेन या उंगली नहीं चला सकते हो, तो तुम क्या करोगे, तो उसके लिए ओवरलाइनिंग को प्रैक्टिस करना है। ओवरलाइनिंग टेक्निक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो नेक्स्ट दिन आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको करते हुए हम लोग बात करेंगे कि ओवरलाइनिंग टेक्निक को कैसे यूज करना है ताकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हम लोग अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो इसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी हमारा देखिएगा जो आने वाला है। और अब हम लोग आ रहे हैं सेंटेंस अरेंजमेंट में। अब इस सेंटेंस अरेंजमेंट को अरेंज करने का हम लोग एक तरीका, एक ट्रिक देखने वाले हैं। ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। आप देखिए मेरे साथ, ये ABCDF दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच इज द फर्स्ट लाइन, विच इज द सेकंड लाइन, विच इज द थर्ड लाइन, विच इज द फोर्थ लाइन, विच इज द फिफ्थ लाइन। आपको अभी कुछ नहीं पता, आपको अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए कैसे कीजिएगा, आप ABCDF सबको ट्रांसलेट कीजिएगा, और सबको ट्रांसलेट करने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है, कौन फिफ्थ है, राइट। लेकिन हम लोग इसको अरेंज करने का एक ऐसा तरीका भी आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि आप इसको रीजनिंग के सवाल की तरह बिना इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए भी आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले पहला लाइन खोजो, और पहला लाइन वो लाइन होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट वो लाइन होता है जिसमें कि कुछ ऐसा बात दिया हो जिसका और किसी लाइन से कोई कनेक्शन ना हो। मान लीजिए आप मूवी का सीन देख रहे हैं और एक बच्चा एक गांव में पैदा होता है। बच्चा जैसे पैदा हुआ आपको समझ आ गया कि भाई यही पहला सीन है, और ये जो बच्चा पैदा हुआ है यही बाहुबली बनने वाला है बड़ा होकर। पहला सीन में उस हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके पहले उस हीरो के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आप पहले सीन में उसको देखते हैं और सोचते हैं कि अब ये कहानी आगे जाएगी। रीडिंग सेंटेंस अरेंजमेंट में भी आपको पहला सीन खोजना है, पहला सेंटेंस खोजना है जो कि इंडिपेंडेंट हो। लेकिन बहुत बार सेंटेंस अरेंजमेंट में इस तरीके से आपको पहला सीन नहीं मिल पाता है। तो पहला सीन अगर नहीं मिल पाता है, पहला सेंटेंस अरेंजमेंट का लाइन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल की मूवीज में भी शुरुआत में बच्चा पैदा होता है और फिर वो बाहुबली बनता है, ऐसा नहीं होता। आजकल की मूवीज बहुत अजीब होती हैं। शुरुआत में ही हीरो को गोली लग जाती है, हीरो मर चुका है, भूत बन चुका है, फिर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। तो जिस तरह मूवी का पहला सीन पकड़ना मुश्किल है, उसी तरह सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला लाइन पकड़ना मुश्किल होता है। पहला लाइन वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आप पहला लाइन नहीं पकड़ सकते हैं तो वो लाइन पकड़िए जो पहला नहीं है। सब उन लाइंस को हटा लो जो पहला नहीं है, तो जो बचेगा वही पहला है। तो सबसे पहले देखो, इसमें आ रहा है दस। दस मतलब होता है इसलिए। जिस लाइन में दस यानी इसलिए आता है, या हेंस यानी इसलिए आता है, या देयरफॉर यानी इसलिए आता है, वो कभी भी पहला नहीं हो सकता। पहला लिखकर काट दिया। क्यों? क्योंकि दस का मतलब इसलिए होता है, इसलिए कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन पहले लाइन में नहीं आ सकता। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर एक गलत कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि दस या देयरफॉर या हेंस कंक्लूजन बताता है, इसका मतलब इसलिए होता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हमेशा लास्ट लाइन में आता है। ऐसा नहीं, ये सिर्फ पहले लाइन में नहीं आता है, दूसरा तीसरा किसी में भी आ सकता है। तो पहला लाइन नहीं है। क्या बी पहला लाइन हो सकता है? The increasing preference for commercial energy has led to a sharp increase in the demand for electricity and fossil fuel. ये इंडिपेंडेंट लाइन है, ये पहला लाइन हो सकता है। क्या सी पहला लाइन हो सकता है?
कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये पहला लाइन इसलिए नहीं हो सकता है कि इसमें देयर आ रहा है, लेकिन पहला लाइन में तो देयर आता है, कहानी शुरू होती है ना, देयर वाज अ किंग, तो इसलिए देयर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ये पहला लाइन हो सकता है? ये पहला लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सच डैमेज आ रहा है। सच का मतलब होता है ऐसा। तो अगर तुम बोलोगे कि ऐसी मूवी मैंने पहले कभी नहीं देखी, तो वो सेंटेंस का पहला लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले लाइन में तुमको बोलना होगा कि मैंने एक मूवी देखी, तब दूसरे लाइन में तुम बोलोगे कि ऐसी मूवी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो ऐसी वाला जो वर्ड होता है, सच मतलब ऐसा, वो कभी पहले लाइन में नहीं आता है, इसलिए ये पहला लाइन नहीं है। डी, क्या डी पहला होगा? नहीं, क्योंकि इसमें दिस फ्रेमवर्क आ रहा है। दिस मतलब होता है यह, तो यह फ्रेमवर्क अगर बोला जा रहा है तो इसके पहले फ्रेमवर्क के बारे में बात जरूर आया होगा, इसलिए ये भी पहला लाइन नहीं हो सकता है। क्या दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पहला लाइन हो सकता है? नहीं, ये भी पहला लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें दिस आ रहा है। क्या दीज एडॉप्टेड मेजर्स पहला लाइन हो सकता है? ये भी पहला लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें दीज आ रहा है। जिस लाइन में दिस, दीज, दोज आ जाएगा वो पहला लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब इशारा कर रहे हैं कि इसके पहले फ्रेमवर्क के बारे में बात हुई है, इसके पहले फॉसिल फ्यूल के बारे में बात हुई है, इसके पहले एडॉप्टेड मेजर्स के बारे में बात हुई है, इसलिए ये सब पहला लाइन नहीं हो सकता है। तो पहला लाइन कौन हुआ? बी। तो हम लोग बी को आराम से पहला लाइन मान लेते हैं। अब अगर हमारा बी पहला है, तो अब कॉमन सेंस कहता है दूसरा लाइन खोजो, नहीं, वो हम नहीं खोजेंगे। कॉमन सेंस कहता है लास्ट लाइन खोजो, नहीं, हम वो नहीं खोजेंगे। तो हम क्या खोजेंगे? हम दो लाइन को आपस में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? कॉमन वर्ड्स से। कॉमन वर्ड्स कैसे? देखो देखो, इसमें सच डैमेज आ रहा है, ऐसा डैमेज, इसका मतलब इसके पहले एक लाइन आया है जिसमें डैमेज का जिक्र हुआ है। जैसे मान लो एक लाइन है कि पटना में बहुत डैमेज हुआ, तब अगला लाइन है ऐसा डैमेज हमने पहले कभी नहीं देखा। तो इसके पहले एक सेंटेंस जरूर आया होगा जिसमें डैमेज के बारे में दिया होगा, इसके पहले एक सेंटेंस जरूर आया होगा जिसमें फ्रेमवर्क के बारे में दिया होगा, इसके पहले एक सेंटेंस जरूर आया होगा जिसमें फॉसिल फ्यूल के बारे में दिया होगा, और इसके पहले एक सेंटेंस जरूर आया होगा जिसमें एडॉप्टेड मेजर्स के बारे में दिया होगा। तो पेयर बना लो, बस काम खत्म। ये पहला लाइन हो गया, ये तो तुम कंफर्म हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये पहला लाइन है। अब पेयर बनाओ, इसमें अगर डैमेज है तो खोजो किसी और लाइन में डैमेज जरूर होगा, देखो कहां पर डैमेज है, और थोड़ा सा खोजोगे मिल जाएगा इन्वायरमेंटल डैमेज। तो इन्वायरमेंटल डैमेज और ये डैमेज, इन दोनों के बीच में किस्मत कनेक्शन, दोनों को जोड़ना है। अब सवाल है कि पहले क्या आएगा? पहले डैमेज, सच डैमेज आएगा कि पहले इन्वायरमेंटल डैमेज आएगा? तो पहले बोलो कि बारिश से डैमेज हुआ। इस बार बारिश, ऐसे बोल रहे हैं कि बारिश से 2023 में बहुत डैमेज हुआ, ऐसा डैमेज पहले कभी नहीं हुआ। तो कौन पहले आएगा? ऐसा डैमेज पहले आएगा कि बाद में आएगा? बाद में आएगा। पहले तुम बोलोगे बारिश से डैमेज हुआ पटना, और तब बोलोगे ऐसा डैमेज पहले कभी नहीं हुआ। तो ऐसा वाला लाइन हमेशा बाद में आता है, इसलिए पहले आएगा इन्वायरमेंटल डैमेज और बाद में आएगा सच डैमेज। तो इस पर एक टिक लगा दिए, इस पर दो टिक लगा दिए, इसका काम खत्म। ठीक, अब इसमें खोजो क्या है? दिस फ्रेमवर्क। तो खोजो कि फ्रेमवर्क कहीं और दिया हुआ होगा, यहां पर दिया हुआ है अलीगल फ्रेमवर्क, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में अब कनेक्शन हो गया। तो पहले कौन आएगा? दिस फ्रेमवर्क आएगा कि अलीगल फ्रेमवर्क आएगा? पहले क्या आएगा? मैंने एक मूवी देखी आएगा कि यह मूवी बहुत बोरिंग है? पहले कौन आएगा? एक मूवी। तो पहले आएगा अलीगल फ्रेमवर्क, तब आएगा दिस फ्रेमवर्क। दिस वाला हमेशा बाद में आता है, क्योंकि पहले बोलेंगे एक लीगल फ्रेमवर्क आया, तब हम बोलेंगे ये फ्रेमवर्क पहले कभी नहीं आया था। तो यह वाला लाइन हमेशा, दिस वाला लाइन बाद में आता है। तो इस पर एक स्टार लगा देते हैं, ये पहले, और इस पर दो स्टार लगा देते हैं, ये बाद में आएगा। इसका काम खत्म। अब देखो यहां पर क्या है? यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो खोजो कहीं पर और फॉसिल फ्यूल जरूर आ रहा होगा, और अगर तुम ध्यान दोगे तो फॉसिल फ्यूल यहां भी आ रहा है, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में अब कनेक्शन हो गया। पहले कौन आएगा? फॉसिल फ्यूल्स आएगा कि दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल आएगा? दिस वाला हमेशा बाद में आता है। तो अगर इसमें फॉसिल फ्यूल है और इसमें दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल है, तो इसके बाद ये आएगा। अगर ये एक नंबर है तो ये दो नंबर होगा, और अगर एक टिक वाला दो नंबर है तो दो टिक वाला तीन नंबर होगा।
राइट, इसका काम भी खत्म हो गया। अब देखो इसमें आ रहा है एडॉप्टेड मेजर्स, दीज एडॉप्टेड मेजर्स। दीज के बाद जो वर्ड आता है वो कहीं और भी जरूर आता है, दिस के बाद जो वर्ड आता है वो किसी और लाइन में जरूर आता है। तो इसमें दीज एडॉप्टेड मेजर्स आ रहा है, खोजो कि अब एडॉप्टेड मेजर्स कहाँ आ रहा है या मिलता जुलता शब्द कहाँ आ रहा है। तो देखो एडॉप्टिंग आ रहा है और मेजर्स आ रहा है। यहाँ पर एडॉप्टेड है, मेजर्स है, यहाँ एडॉप्टिंग है, मेजर्स है, यानी इन दोनों लाइन के बीच में कनेक्शन। तो कौन पहले आएगा? दीज वाला हमेशा बाद में आता है, तो पहले आएगा एडॉप्टिंग मेजर्स और तब आएगा दीज एडॉप्टेड मेजर्स। तो ये 3 नंबर है, तो ये कितना नंबर हुआ? 4 नंबर। और अगर ये 4 नंबर है तो सिंगल स्टार वाला 5 नंबर, डबल स्टार वाला 6 नंबर। हमने अभी तक इसको ट्रांसलेट नहीं किया है, इसका मतलब नहीं समझा है, लेकिन ये सेंटेंस एलिमेंट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों और हमारे साथ जुड़ें ताकि मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे 9771419108, ताकि हम लोग ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपसे शेयर करें और हम लोग आगे बढ़ाएं। तो आइए दोस्तों, सेंटेंस अरेंजमेंट के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे सामने, वो सेक्शन है स्पॉट द एरर्स। इसमें मैं ग्रामर के कुछ 100 गोल्डन रूल्स आपके सामने रखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। द गेस्ट whom we were talking about have come are my brothers in law। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन देख के गलती लगेगा कि ब्रदर इन लॉ में कुछ गड़बड़ी है। नहीं, ब्रदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन होता है, इसमें एस लगाने के लिए ब्रदर में ही एस लगाना पड़ता है, प्लूरल करने के लिए ब्रदर को प्लूरल करना, कोई गलती नहीं। तो गलती कहाँ है? ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, गलती इसमें रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। कैसे सर? तो देखो एक फॉर्मूला पहले याद करो, और फॉर्मूला को याद करने से पहले इस क्वेश्चन में खोजो कि कितना सब्जेक्ट है और कितना वर्ब है। तो पहला सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट 1 हो गया, द गेस्ट्स। दूसरा सब्जेक्ट कौन है? वी। क्यों सर? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ये भी सब्जेक्ट है, नाउन है, ये भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। अब कौन सा सब्जेक्ट है? तब आप तुरंत बोलिएगा सर सब्जेक्ट है ब्रदर्स इन लॉ। नहीं, वाक्य में हर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होता है, वही नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है जो वर्ब के पहले आता है और कोई काम करता है। द गेस्ट भी वर्ब के पहले आ रहा है, टॉकिंग वर्ब है, उसके पहले द गेस्ट आ रहा है। वी भी वर्ब के पहले आ रहा है, ये दोनों सब्जेक्ट है। लेकिन ब्रदर्स इन लॉ सब्जेक्ट नहीं है, ये लास्ट में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट 2 ही है, गेस्ट और वी। अब वर्ब कितना है? तो पहला वर्ब है वर्ब टॉकिंग। वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, टॉकिंग को मेन वर्ब कहा जाता है, दोनों मिलकर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर एक वर्ब बनाते हैं। दूसरा वर्ब कौन है? हैव कम। हैव हेल्पिंग वर्ब है और कम मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर एक वर्ब का यूनिट बनाते हैं। और तीसरा वर्ब भी इसमें है आर। आर हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर अकेले भी आता है बिना मेन वर्ब के तब भी वो मेन वर्ब का काम करता है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है 2 हैं, कौन कौन से? द गेस्ट और वी। और वर्ब कितने हैं? 3 हैं, कौन कौन से? वर टॉकिंग, हैव कम और आर। याद रखना, सब्जेक्ट का संख्या और वर्ब का संख्या किसी भी सेंटेंस में बराबर रहना चाहिए। ये तो हमारा गोल्डन रूल है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के सब्जेक्ट और वर्ब का संख्या हमेशा वाक्य में बराबर रहना चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां सब्जेक्ट का संख्या 2 है और वर्ब का संख्या 3 है, तो हमको बराबर करने के लिए सब्जेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट एक ऐड करना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट ऐड करना है तो वो सब्जेक्ट ऐड करने के लिए तुमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा लगाना पड़ेगा जो सब्जेक्ट का काम करता हो, यानी सब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। और सब्जेक्टिव केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हु कहा जाता है, इसका मतलब होता है जो। तो यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन हुम दिया हुआ है, इसको काट के एग्जाम में हमको हु करना होगा। जैसे ही हम हु करेंगे ये एक सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का संख्या बढ़ जाएगा क्योंकि हु भी अब एक सब्जेक्ट लग गया, और 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब बराबर हो गया। तो गलती किस में है? सेकेंड पार्ट में। सुधार क्या है? हुम को काट के हु करना है। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का संख्या वर्ब के बराबर होगा तो इस वाक्य में तुम हुम लगाओगे, और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का संख्या अगर वर्ब से कम होगा तो उसमें तुम हु लगाओगे। अगर इसी लाइन को हम ऐसे दे देते, द गेस्ट्स, और यहां डैश छोड़ देते, वी
वर, देखो इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, मान लो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें, द गेस्ट डैश वी वर टॉकिंग अबाउट have come, right? The guest we were talking about have come, बस फुल स्टॉप। आप बोले कि इसमें क्या लगाओगे, हु लगाओगे कि हुम लगाओगे, तो गिनो, सब्जेक्ट का संख्या कितना है, 1, दूसरा सब्जेक्ट का संख्या ये S2, पहला वर्ब V1, दूसरा वर्ब V2, सब्जेक्ट का संख्या कितना हुआ 2, वर्ब का संख्या कितना हुआ 2, सब्जेक्ट और वर्ब का संख्या बराबर है। ऐसे केस में क्या लगाओगे, ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन हुम का यूज होगा, यानी इस जगह पर हमको हुम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का संख्या भी 2 है और वर्ब का संख्या भी 2 है। और जैसे ही सब्जेक्ट का संख्या 3 होगा, वर्ब का संख्या 2 होगा, तो यहाँ पर हमको हुम के जगह हु लगाना पड़ेगा। तो क्लियरली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि अगर सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको हुम लगाना है, और सब्जेक्ट का संख्या अगर वर्ब से कम हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको हु लगाना है। और सर तीसरा केस, अगर सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से ज्यादा हो, उसको यहां नहीं पढ़ेंगे, उसको किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर, थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये अंडर अलग है, द अलग है, ट्री अलग है। अंडर द ट्री वाज सिटिंग द सेंट whom we had seen somewhere else, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था एक साधु जिसको हमने देखा था कहीं और। तो कोई लड़का बोलेगा कि सर अंडर द ट्री वाज सिटिंग द सेंट, सर यहां पर भी whom लगेगा कि नहीं लगेगा? तो whom लगेगा कि नहीं लगेगा, गिन लो। सब्जेक्ट कौन है, द सेंट, वर्ब कौन है, वाज सिटिंग, दूसरा सब्जेक्ट कौन है, वी, इसका वर्ब कौन है, हैड सीन, सब्जेक्ट कितना है 2, वर्ब कितना है 2, तो क्या लगेगा, whom, यहां क्या लगा है, whom, सही है। सर लेकिन ट्री जो आ रहा है ये भी तो सब्जेक्ट है ना, नहीं, ये ट्री जो आ रहा है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो सर क्या है, शुरू में आ रहा है ट्री, सब्जेक्ट लग रहा है, नहीं वो सब्जेक्ट नहीं है, उसी को समझना है। अच्छा सर एक बात बताइए, तो सब्जेक्ट आप बोल रहे हैं सेंट है, ठीक, और वर्ब आप बोल रहे हैं सिटिंग है, ठीक, यानी आप बोल रहे हैं जो सेंट है वो बैठा हुआ है, ठीक, तो सब्जेक्ट के बाद ना वर्ब आता है, इसमें सब्जेक्ट के पहले वर्ब क्यों आ गया? ये तो गड़बड़ी लग रहा है, यहां पे गलती लग रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन तुमको आश्चर्य होगा, नो एरर का क्वेश्चन। क्यों सर, कैसे हो गया? तो याद रखो कि जो शुरू में अंडर द ट्री आ रहा है, इसी में सारा मामला छिपा हुआ है। क्या मामला छिपा हुआ है देखते हैं। ये जो अंडर द ट्री शुरू में आ रहा है, इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस? एडवर्ब ऑफ प्लेस एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जो किसी स्थान को बताता है, जैसे पेड़ के नीचे, घर छत के ऊपर, पलंग के नीचे, बेड के अंदर, स्कूल के अंदर, पहाड़ के ऊपर, ये सारा कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एक रूल याद रखना, इस रूल को कहा जाता है कंप्लीट इन्वर्जन का रूल। ये एडवर्ब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट इन्वर्जन का रूल। ये रूल क्या कहता है कि जब भी वाक्य की शुरुआत में, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, इस रूल का बड़ा इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, जब भी वाक्य की शुरुआत में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आता हो, जब भी वाक्य की शुरुआत में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आए, जैसे अंडर द ट्री या ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन, पेड़ के नीचे, छत के ऊपर, इस तरह का कोई भी आए, तो क्या होता है? तो होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है,
ये दोनों हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। इस रूल को लिख लेना, जब भी वाक्य के शुरू में कोई एडवर्ब और प्लेस आता है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो वाक्य के शुरू में अंडर द ट्री आया है, अंडर द ट्री एडवर्ब और प्लेस है, इसके आने के कारण हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ गया। सब्जेक्ट है द सेंट और उसके पहले आ गया वाज सिटिंग, क्योंकि बैठा हुआ सेंट है, ट्री ने बैठा हुआ है, तो वो एडवर्ब और प्लेस है, और वाक्य के शुरू में आने के कारण हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट। अगला सेंटेंस देखिएगा, माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट देन द ब्लैक वन विच आई यूजुअली वेयर। इसमें एक रूल याद रख लो कि जब भी प्रेफर के साथ तुम दो नाउन को कंपैरिजन करोगे, प्रेफर के साथ जब भी दो नाउन लगाओगे तो बीच में टू आएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफी, क्योंकि तुम यहां नाउन वन का कंपैरिजन नाउन टू से कर रहे हो तो प्रेफर के साथ टू आएगा। जब भी तुम प्रेफर के साथ दो प्रोनाउन को कंपैरिजन करोगे, जैसे ही प्रेफर हिम टू हर, तो जैसे ही दो प्रोनाउन को कंपैरिजन करोगे तो उस केस में भी प्रेफर के साथ टू आएगा। लेकिन अगर तुम प्रेफर के साथ दो इंफिनिटिव को कंपैरिजन करोगे, इंफिनिटिव मतलब होता है टू रीड, 2 + V1 को हम लोग कहते हैं इंफिनिटिव, तब यहां पर देन आता है प्रेफर के साथ, देन या रादर देन, और देन या रादर देन के बाद हमेशा V1 आता है, टू नहीं लगेगा, सिर्फ राइट। तो ही प्रेफर्स टू रीड देन राइट, वो लिखने की जगह पढ़ना पसंद करता है। तो प्रेफर के साथ टू भी आता है, प्रेफर के साथ देन भी आता है। अगर दो नाउन का कंपैरिजन हो तो टू, दो प्रोनाउन का कंपैरिजन हो तो टू, और इन्फिनिटिव का कंपैरिजन हो 2 + V1 तो इधर V1 आता है, इधर 2 + V1 आता है और बीच में देन आता है। यहां पर प्रेफर के साथ किसका कंपैरिजन हो रहा है? द व्हाइट शर्ट। तो द व्हाइट शर्ट क्या है? नाउन है, क्योंकि द के बाद जो आता है व्हाइट शर्ट नाउन है, और उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? ब्लैक वन। ब्लैक वन माने ब्लैक शर्ट। तो एक नाउन का कंपैरिजन दूसरे नाउन से हो रहा है। जैसे टी और कॉफी को कंपैरिजन कर रहे हो, वैसे यहाँ ब्लैक शर्ट को व्हाइट शर्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं। और जब दो नाउन का कंपैरिजन होता है तो बीच में देन नहीं आता है, टू आता है, इसलिए देन को काट के यहाँ पर हम टू कर देंगे। ये टू यानी हमारा जो गलती है वो गलती यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। तुम्हारी खातिर और साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ के खातिर हम चाहते हैं कि तुमको वो जॉब मिल जाए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली आ रहा है रूल ऑफ पैरेललिज्म से। रूल ऑफ पैरेललिज्म क्या कहता है? रूल ऑफ पैरेललिज्म कहता है कि वाक्य में जब भी देन आ जाए या एज वेल एज आ जाए, देन का मतलब होता है उसके मुकाबले और एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, ये दोनों जब शब्द आ जाते हैं ना, तो इन दोनों शब्दों के दाएं और बाएं का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। माने इस शब्द के दाएं तरफ जैसा स्ट्रक्चर है, बाएं तरफ वैसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखो यहां पर एज वेल एज आ रहा है, तो एज वेल एज के बाएं तरफ क्या आ रहा है? योर सेक, फॉर योर सेक, तुम्हारी खातिर। और दाएं तरफ क्या आ रहा है? फॉर योर वाइफ, तुम्हारी वाइफ के लिए। दोनों तरफ का स्ट्रक्चर एक होना चाहिए। जैसा एज वेल एज के बाएं तरफ स्ट्रक्चर है, वैसा ही एज वेल एज के दाएं तरफ भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सर ठीक तो है, उधर भी फॉर योर सेक है, इधर भी फॉर योर वाइफ है, एक ही तो है? नहीं, एक नहीं है। तो सर क्या डिफरेंस? उधर भी फॉर, इधर भी फॉर, उधर भी योर, इधर भी योर, उधर सेक है, तो सर इधर वाइफ तो है ना? नहीं, सेक भी डालना पड़ेगा। सेक क्यों डालेंगे सर? क्योंकि सेक का मतलब होता है खातिर। तो अगर तुम बोलोगे कि तुम्हारी खातिर, तो साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ की खातिर भी बोलना पड़ेगा ना, खातिर के लिए सेक लगाना पड़ेगा। सर लेकिन योर तो दोनों तरफ है ना, तो योर उधर किस लिए है? तुम्हारी खातिर।
और इधर तुमको क्या बोलना है, तुम्हारी वाइफ नहीं, तुम्हारी वाइफ की खातिर। तो खातिर के लिए यहां पे सेक लगाना पड़ेगा। तो सेक कैसे लगाएंगे, तो इस वाइफ को काट के इस वाइफ में एपोस्ट्रोफी एस पहले लगाएंगे, वाइफ की, और तब लगाएंगे खातिर। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, नाउन को 2 बार रिपीट नहीं किया जाता है एक ही सेंटेंस में। प्रोनाउन को रिपीट कर सकते हो, योर 2 बार आ सकता है, लेकिन सेक को 2 बार रिपीट करना सही नहीं है। तो हम लोग सेक नहीं लगाएंगे, बस वाइफ में एपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ देंगे। क्योंकि अगर वाइफ में एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो ये एपोस्ट्रोफी एस अपने आप उस तरफ जो शब्द है योर के बगल में, उसको इधर कॉपी कर देगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो एग्जाम में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में बस हमको इस वाइफ को काट के इसके जगह वाइफ्स कर देना होगा। ये जो सेक है इसको लगाने का कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। तो लाइन हो जाएगा फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स, तुम्हारी खातिर और साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ की खातिर। तो गलती कहाँ है, इसको इंप्रूव करना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देयर डज नॉट सी मच डिफरेंस बिटवीन द 3 ऑफ देम। उन तीनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। अब इसमें एक टिपिकल एसएससी का लड़का इसको रट लेता है कि बिटवीन का यूज तब होता है जब नाउन की संख्या 2 हो, और एमंग का यूज तब होता है जब नाउन की संख्या 2 से ज्यादा हो, जब 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2। यानी अगर हमको लिखना है कि 2 लड़कों के बीच में चॉकलेट बांटो तो बिटवीन लगेगा, और अगर 2 से ज्यादा हो लड़कों की संख्या, अगर हमको लिखना है 3 लड़कों के बीच में चॉकलेट बांटो, तो ये एसएससी का हर लड़का जानता है कि बिटवीन का यूज होता है 2 के लिए और एमंग का यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए। तो कोई भी बोलेगा कि सर इसमें 3 आ रहा है, 3 का मतलब 2 से ज्यादा है, तो यहां पर बिटवीन के जगह लग जाएगा एमंग। यही एक लड़का जवाब देगा, एसएससी का टिपिकल लड़का या बैंकिंग का टिपिकल लड़का जो ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ रहा है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में घूम के, लेकिन वो गलत जवाब दिया है। ये सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है नो एरर। नो एरर का 2 सवाल पूछ दिए, नो एरर। क्यों, यहाँ पर बिटवीन सही है। कैसे सही है, तो याद रखो इस रूल को कि बिटवीन का यूज 2 से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। बिटवीन को 2 के लिए तो यूज किया जा सकता है, लेकिन बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। कब, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कंडीशन, द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मेंशन। टोटल नंबर मेंशन होना चाहिए कि कितना ऑब्जेक्ट के बारे में तुम बात कर रहे हो। यहां नंबर मेंशन है, 3 के बारे में बात कर रहे हो। और दूसरा कंडीशन, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप भी होना चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं उनके बीच एक मजबूत रिलेशनशिप भी होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब कोई रिश्ता। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि डज नॉट सी मच डिफरेंस, माने उनके बीच कोई ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर 2-3 लोगों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो लोग एक जैसे हैं, तो रिश्ता दिख रहा है। तो अगर संख्या क्लियर दिया हुआ हो 3 और लाइन को पढ़ के पता चले कि इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिश्ता है, तो ऐसे केस में बिटवीन का यूज ही सही है और ये नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। राइट दोस्तों, तो अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पार्ट में अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप लोग देखेंगे आपके सामने ये डबल फिलर है, फटाफट मैं डबल फिलर चेक कर रहा हूं। आई होप कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और
थोड़े अभी देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन, ही वॉज नॉट डैश डन द एक्सरसाइज हिमसेल्फ। तो सबसे पहला बात है कि इसमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यहां है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स यहां है, ये 2 फिलर्स भरने हैं। तो टू के बाद क्या लगाओगे? टू के बाद हम लोग बीइंग तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि टू के बाद आईएनजी नहीं आता है, तो ये तो हट गया। टू के बाद बी लग सकता है, गेट लग सकता है, सब लग सकता है, लेकिन यहां पे डन आ रहा है। तो डन अगर आ रहा है तो V3 आ रहा है, तो V3 के पहले बी नहीं लगता है, V3 के पहले बी भी लगता है, टू बी डन भी लगता है, टू गेट डन भी लग सकता है, टू हैव डन भी लग सकता है। इन तीनों में कुछ भी लग सकता है, बी, गेट, हैव, ये भी यहाँ पे सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, यही सभी ये भी सही लग रहा है। अब पहला ऑप्शन देखो, ही वॉज डैश नॉट टू डैश डन द एक्सरसाइज हिमसेल्फ। ही वॉज एक्सपेक्टेड, ही वॉज रिक्वायर्ड, ही वॉज नीडेड, ही वॉज वांट, ही वॉज सपोज्ड। उसको एक्सपेक्ट किया गया, उससे ये चाहा गया, उससे रिक्वायर किया गया, ऐसा चाहा गया, उसे नीड किया गया, ऐसा चाहा गया, उसे वांट किया गया, उसको ऐसा धमकी दिया गया या चेतावनी दिया गया, सपोज किया गया, माना गया। तो इस सब में तो कुछ भी हो सकता है। अब तुमको फोकस करना है कि अगर यहाँ बीइंग नहीं हो रहा है तो बी या गेट या बी या हैव में क्या अंतर आएगा। तो याद रखना, जब भी तुम टू के बाद बी लगाकर V3 लगाते हो, टू बी डन, तो इसका मतलब है किया जाने वाला है, माने ये होने वाला है, लेकिन ये तो वाज है, पास्ट टेंस का लाइन है, तो टू बी डन को लगाना सही नहीं है क्योंकि ये तो होने वाला है, ये तो फ्यूचर की बात है। हमको पास्ट की कोई बात बोलनी होगी, और पास्ट की बात बोलने के लिए तुम एक ही ऑप्शन लगा सकते हो, हैव, क्योंकि जब टू के बाद तुम हैव लगाकर V3 लगाते हो तो ये बताता है पास्ट का एक्शन, कोई एक्शन जो पास्ट में हो चुका है। तो आंसर हमारा 5th होगा, he was supposed not to have done the exercise himself। उसको ऐसा माना गया कि not to have done, मतलब उसने नहीं किया एक्सरसाइज खुद से, पास्ट की बात बोली जा रही है। टू के बाद हैव लगा के डन लगाओगे तो पास्ट चला जाएगा, जबकि हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, लेकिन टू के बाद जब हैव आता है तो पास्ट की घटना को बताता है। तो इसका आंसर 5th होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 17 नंबर, वी आर प्राउड टू से दैट डैश 26% ऑफ आवर टोटल अकाउंट्स आर डैश बाय वुमेन एंड आर सीनियर सिटीजन। तो इसमें क्या आएगा? तो याद रखिएगा कि अकाउंट्स की बात हो रही है, बैंक की बात हो रही है, और वुमेन और सीनियर सिटीजन किसी भी बैंक के अकाउंट को क्या करते हैं? तो ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं या रखते हैं। तो या तो यहां पर हेल्ड मतलब रखना होगा, मेंटेन मतलब चलाना होगा, या ओपन माने खोलना होगा, या ऑपरेट मतलब चलाना होगा। ऑथराइज्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑथराइज तो बैंक करता है, यहां पर वुमेन और सीनियर सिटीजन के बारे में बोला है। सीनियर सिटीजन ऑथराइज नहीं करते हैं, ये यूज करते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कोई होगा, लेकिन आर लगा हुआ है, आर के बाद या तो V3 या तो V4 का यूज होता है। तो ये V3 है, ये लग सकता है, लेकिन ये V1 है तो ये भी नहीं लग सकता है, ये V1 है, ये भी नहीं लग सकता है। तो अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचा है, या तो आंसर तुम्हारा फर्स्ट होगा या तो आंसर तुम्हारा 5 होगा। अब वी आर प्राउड टू से दैट अप्रोक्सीमेट 26% नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली होता है। तो अप्रोक्सीमेटली नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसमें क्लियर है कि तुम्हारा 5th होगा। वी आर प्राउड टू से दैट अराउंड करीब 26% ऑफ टोटल अकाउंट्स आर ऑपरेटेड बाय वुमेन, ऑपरेट किया जाता है औरतों के द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, 9 members have dash about the decision but the 10th one views it, यहां पर इट्स नहीं है, इट है, views it dash। देखो यहां बट लगा हुआ है, बट लगा हुआ है तो दोनों तरफ का वर्ड जो होगा उल्टा होगा। सॉल्यूशन मतलब होता है किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, और क्रिटिकली मतलब होता है आलोचना करना, ये दोनों उल्टा है। लेकिन कॉन्सेंसस माने भी सहमति होता है, सिमिलरली मतलब ही होता है एक ही जैसा, तो ये दोनों एक जैसा वर्ड है, ये नहीं होगा। बट के दोनों तरफ अपोजिट वर्ड होता है। डिसएग्रीमेंट माने होता है असहमति, और कलेक्टिवली माने एक साथ, ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों अपोजिट वर्ड है। ग्रीवियंस मतलब होता है शिकायत, और ग्रजिंगली मतलब भी गुस्सा, तो दोनों नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा।
अग्रीमेंट मतलब होता है सहमति और डिफरेंटली माने अलग अलग, तो ये भी हो सकता है। तो 1, 3 या 5 में कोई होगा। 9 मेंबर्स हैव सॉल्यूशन अबाउट द डिसीजन। सॉल्यूशन अबाउट द डिसीजन नहीं होता है, सॉल्यूशन ऑफ द डिसीजन होता है, तो सॉल्यूशन अबाउट नहीं होगा, ये भी चला गया। 9 मेंबर्स हैव डिसएग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन। डिसएग्रीमेंट है डिसीजन के बारे में, बट द 10th वन व्यूज इट कलेक्टिवली। 10th वन इसको एक साथ देखता है, तो एक साथ अगर देखेगा, 9 मेंबर जो है वो असहमत है और 10वां उसको एक साथ देखता है, तो एक साथ देखता है तो वो भी असहमत हो जाएगा, क्योंकि 9 लोगों के साथ ही देखेगा, 9 लोग तो असहमत हैं तो ये भी असहमत हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा 5th। 9 members have agreement about the decision, but the 10th one views it differently. 9 लोग जो हैं वो लोग सहमत हैं इस डिसीजन के बारे में, लेकिन जो 10वां है वो अलग तरीके से सोचता है, डिफरेंटली देखता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। द डैश ऑफ द डैश कैरीड आउट इन द इंस्टीट्यूट्स वर पब्लिश्ड। तो इंस्टीट्यूट में कुछ हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है? इंस्टीट्यूट में ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन जो भी तुम करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, चाहे फाइंडिंग करोगे, चाहे इन्वेस्टिगेशन करोगे, उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है जिसको पब्लिश किया जाता है। अगर पब्लिश करना है तो तुम रिजल्ट को पब्लिश करते हो, इसलिए यहाँ 4th ऑप्शन होगा। द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट इन द इंस्टीट्यूट वर पब्लिश, क्योंकि पब्लिश हमेशा हम लोग रिजल्ट को करते हैं। क्यों सर? पब्लिश तो हम लोग रिपोर्ट्स को भी करते हैं, रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करते हैं, लेकिन फाइंडिंग्स नहीं होगा, क्योंकि फाइंडिंग्स मतलब भी होता है खोज, जो खोज करके आपने निकाला, और रिपोर्ट मतलब भी होता है जो खोज करके आपने निकाला, तो दोनों तो करीब करीब सेम है। अब कैरी आउट करने का मतलब होता है परफॉर्म करना, किसी चीज को करना, तो फाइंडिंग को कैरी आउट नहीं किया जाता, ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाता है, तो ये नहीं होगा। सर आर्टिकल्स भी तो पब्लिश्ड होता है, आर्टिकल्स पब्लिश्ड होता है, लेकिन द आर्टिकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कैरीड ऑन द इंस्टीट्यूट वर पब्लिश्ड। अगर तुम ऑब्जर्वेशन करोगे तो आर्टिकल नहीं निकलेगा, ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, आर्टिकल तो होता है कोई न्यूज़पेपर में, तो ये सही नहीं है दोनों। और ड्रॉबैक माने होता है कमी, इसको भी पब्लिश हम नहीं करते हैं। और टीम्स तो खेल में होता है, यहां तो पब्लिश करने की बात बोली जा रही है, तो 4th आंसर होगा। जो रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन का उसको पब्लिश किया गया है। दोस्तों आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ये है हमारा डबल फिलर का। मैन नीड्स फूड नॉट डैश फॉर द बॉडी बट फॉर द सोल ऑल्सो। तो इसमें होगा मियरली या ओनली, यही दोनों में से कोई होगा, कि इंसान को जो खाना चाहिए वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं चाहिए, आत्मा के लिए भी चाहिए। मियरली मतलब ये सिर्फ होता है, ओनली मतलब ये सिर्फ होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज फिजिकल वांट्स डज नॉट इंप्लाई हिज डैश। अब इन दोनों में कौन आएगा? तो आप में से ज्यादातर लोग इसमें चुनिएगा स्पिरिचुअलिटी, लेकिन सही जवाब है फर्स्ट। क्यों? इसके लिए एक बात समझो, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि और कंटेनमेंट का मतलब होता है तृप्ति। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेटिस्फैक्शन मतलब मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, मैं सेटिस्फाइड हो गया। कंटेनमेंट मतलब होता है कि मुझे कोई एक ऐसी चीज मिल गई कि अब जिंदगी भर के लिए मेरा मन भर गया, अब दोबारा मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं। जैसे किसी के पास इतना पैसा आ गया कि अब उसको पैसा की जरूरत ही नहीं, तो वो कंटेनमेंट हो गया। हमेशा के लिए आप किसी चीज से एकदम अघा गए, तृप्त हो गए। तो बोल रहा है मैन को, इंसान को खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं चाहिए, आत्मा के लिए भी चाहिए। द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज फिजिकल वांट्स, अगर शारीरिक जरूरतों की पूर्ति हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तृप्ति मिल गया। पैसा, गाड़ी, बंगला मिल जाने का मतलब तृप्ति मिल जाना नहीं होता है, तो आंसर इसका 1 होगा। राइट, लास्ट सेक्शन है आपके पास, यह है क्लोज टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस क्लोज टेस्ट को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्लोज टेस्ट आपके सामने दिख रहा है, इसको अभी हम लोग इस तरह से समझेंगे ताकि हम लोगों को इस तरह का क्लोज टेस्ट बनाने का ट्रिक पता चल जाए। तो देखिएगा, द डेट वाज September 5th, 2003 और टीचर्स डे। टीचर्स डे का दिन था। As I stood behind some youth in a queue, जैसे ही मैं कतार में कुछ यूथ के पीछे खड़ा हुआ, I began dash with them, मैंने begin किया, मैंने शुरू किया क्या करना? उनसे डैश करना।
तो अब उनसे ये क्या कर रहा है, ऑप्शन देखिएगा, आई बिगेन अग्रीइंग, सहमत होना। अभी तो बातचीत शुरू ही हुआ है तो सहमति तो इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट, अभी बातचीत शुरू हुआ है तो बहस तो नहीं हो जाएगा। क्वेश्चनिंग हो सकता है सवाल पूछना, कन्वर्सिंग में हो सकता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन से आया, और इंटरैक्ट भी हो सकता है बातचीत करना। इन तीनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन गौर कीजिएगा कि अगर आप लोग उस फिल इन द ब्लैंक्स में देखिएगा तो यहां पर जो बिगेन आ रहा है ये वर्ब है, और एक वर्ब के बगल में जो दूसरा आता है वो वर्ब नहीं होता है, जेरंड होता है। जेरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड लगेगा वर्ब के बगल में वो जेरंड होगा और वो आईएनजी फॉर्म में होगा, और अगर वो आईएनजी फॉर्म में होगा तो इंटरैक्ट नहीं हो सकता, या तो कन्वर्सिंग होगा या तो क्वेश्चनिंग होगा, यही दोनों में कोई होगा। अब सवाल उठता है कि सर कन्वर्सिंग होगा कि क्वेश्चनिंग होगा? तो क्वेश्चनिंग अगर होगा तो क्वेश्चनिंग के बाद विथ नहीं आता है, आई विल पुट अ क्वेश्चन टू यू होता है, क्वेश्चन विथ नहीं होता है, तो इसलिए क्वेश्चनिंग नहीं होगा, कन्वर्सिंग होगा। तो 21 का जो सही जवाब है वो जवाब हुआ कन्वर्सिंग। कन्वर्सेशन से आया है, ये जेरंड है, मतलब बात करना। तो जैसे ही मैं कुछ यूथ लोगों के पीछे खड़ा हुआ एक क्यू में, मैंने उनसे बात करना शुरू किया। सडनली इट अकर्ड टू मी, अचानक ही मुझे ख्याल आया दैट दे शुड हैव बीन इन कॉलेज, कि उनको तो कॉलेज में होना चाहिए। हाउ इट फील्स यू आरंट इन कॉलेज अटेंडिंग अ सेलिब्रेशन, कैसा तुमको लग रहा है कि तुम कॉलेज में नहीं हो सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। व्हाई शुड देयर बी अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन क्यों होना चाहिए? जवाब आया, आई रिफ्यूज टू गिव अप इन द फेस ऑफ देयर इग्नोरेंस, मैंने उनके अज्ञानता के सामने इनकार मानने से, अज्ञानता के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। एंड डैश, और आगे बढ़ा, आगे बात किया। तो आगे बढ़ा के लिए सेकंड में क्या आएगा कि मैंने उनके अज्ञानता के सामने हार मानने से इनकार कर दिया, उनके इग्नोरेंस के सामने हार मानने से इनकार कर दिया, एंड डैश, और आगे मैंने बात की। तो आगे बात की के लिए आएगा कंटिन्यूड। 22 का आंसर होगा कंटिन्यूड, और मैंने आगे बात की मतलब वो आगे बढ़ा। तो आगे क्या बढ़ा, क्या बात हुआ, हम लोग देखते हैं। एंड कंटिन्यूड, डू यू डैश व्हाई सितंबर 5th इज सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे, क्या तुम डैश यानी जानते हो कि सितंबर 5th को टीचर्स डे के रूप में क्यों मनाते हैं? तो डू यू क्या होगा, डू यू जस्टिफाई, डू यू श्योर, डू यू अवेयर, डू यू आइडेंटिफाई, डू यू नो? तो क्या आपको लगता है, डू यू श्योर होगा, डू यू अवेयर होगा कि डू यू नो होगा? अच्छा एक बार मुझे बोलो, डू यू नो होता है कि आर यू नो होता है? तो आप बोलिएगा डू यू नो होता है, आर यू नो नहीं होता है। अच्छा, डू यू श्योर होता है कि आर यू श्योर होता है? आर यू श्योर होता है। तो ऐसा क्यों है कि अगर क्वेश्चन बनाना है तो श्योर के साथ आर लगता है, आर यू श्योर, आर यू अवेयर, डू यू श्योर नहीं होता है, आर यू श्योर होता है, लेकिन यहां पर डू यू नो होता है। क्या कारण है कि हम लोग बोलते हैं आर यू श्योर, डू यू श्योर नहीं बोलते हैं? और क्या कारण है कि हम लोग बोलते हैं डू यू नो, आर यू नो नहीं बोलते हैं? इसको समझना पड़ेगा। तो समझ लो कि जब भी वर्ब आता है तो वर्ब के साथ डू लगता है। डू यू ईट, ये वर्ब है। और जब भी एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के साथ आर लगता है। आर यू हैप्पी, ये एडजेक्टिव। तो याद रखना है कि श्योर जो है वो एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ आर लगता है। अवेयर जो है ये एडजेक्टिव है, इसके साथ आर लगता है। लेकिन नो जो है ये वर्ब है, इसके साथ डू लगता है। और इसीलिए यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो नो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डू दिया हुआ है। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाई सितंबर 5th इज सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे, क्या तुम जानते हो कि सितंबर 5th को टीचर्स डे के रूप में क्यों मनाते हैं? इट वॉज डैश टू सी दैट दे हैड नो आइडिया, ये डैश था देखना कि उनको कोई आइडिया नहीं था। तो ये क्या था देखना? इट वॉज सैड टू सी, ये बहुत ही दुखपूर्ण था देखना। डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड मतलब होता है दिल टूटा हुआ। गिल्टी मतलब दोषी। वंडरफुल माने अद्भुत, और वरीड मतलब चिंतित। तो तुमको क्या लगता है, उनको टीचर्स डे के बारे में कुछ आइडिया नहीं था? तो इससे क्या होगा, एक टीचर उनसे बात कर रहा है, उसको पता चला कि स्टूडेंट्स को टीचर्स डे के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो क्या ये गिल्टी दोष की बात है? नहीं, इसमें दोष तो कुछ नहीं है। क्या ये बहुत ही आश्चर्यजनक वंडरफुल बात है? नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर यही तीनों में होगा। ये तो दुख की बात है, या डिसहार्टेड माने दिल टूटा हुआ, या वरीड माने चिंतित। तो देखो भाई, यहां पर आंसर सही होगा सैड। क्यों सैड होगा? डिसहार्टेड या वरीड क्यों नहीं होगा?
क्योंकि क्वेश्चन में जाओ, यहां दिया हुआ है इट वाज डैश। इट किसके लिए आ रहा है? किसी निर्जीव चीज के लिए। किस चीज के लिए? इस बात के लिए कि उनको कोई आइडिया नहीं था। तो जब कोई बात के लिए तुमको कोई शब्द लगाना है तो डिसहार्टेंड नहीं लगाओगे, डिसहार्टनिंग लगाओगे। डिसहार्टनिंग माने होता है दिल तोड़ने वाला। वरीड नहीं लगाओगे, वरीड माने होता है चिंतित। तो कोई बात तो चिंतित नहीं हो सकता है, बात तो चिंता पैदा करेगा, तो वरीड की जगह यहां वरीइंग होना चाहिए। तो अगर ये दोनों ऑप्शन जो तुम्हारे सामने आ रहा है, अगर यहां पे डिसहार्टेंड के जगह डिसहार्टनिंग दे देता तो ये सही जवाब हो जाता। अगर यहां पे वरीड के जगह वरीइंग दे देता तो ये सही जवाब हो जाता, लेकिन ये दोनों नहीं दिया, इसलिए यहां सैड होगा। इट वाज सैड। ये बहुत ही दुख की बात, तो ये बहुत दुख की बात है। इट वाज सैड टू सी। तो बोल रहा है इट वाज सैड टू सी, ये बहुत दुख की बात था कि दे हैड नो आइडिया। हैव यू हर्ड ऑफ, यहां पर ऑफ आएगा, हैव यू हर्ड ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? क्या तुमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना है? यास, मैंने पूछा। नो वेल, ही वॉज अ फेमस फिलोसफर एंड ग्रेट टीचर। वो एक महान फिलोसफर और ग्रेट टीचर थे। व्हेन ही लेफ्ट मैसूर, जब उन्होंने मैसूर को छोड़ा, इट इज डैश दैट द स्टूडेंट्स देमसेल्फ पुल्ड द कैरेज टू द स्टेशन, नॉट द हॉर्सेस। तो ऐसा डैश किया जाता है कि स्टूडेंट्स ने खुद से उनका कैरेज यानी बग्घी को स्टेशन तक पहुंचाया, घोड़ों ने नहीं। तो इट इज डैश। तो इट इज क्या? 25 नंबर। इट इज सेड या इट इज सीन? ऐसा देखा जाता है कि ऐसा कहा जाता है? तो है लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी चीज को तुम कहोगे, क्योंकि देखना तो पास्ट में हुआ होगा, जब भी घटना हुई होगी तब हुआ होगा। तो अगर यहां पर सीन लगाते तो इट वाज सीन, ऐसा देखा गया था। लेकिन तुम बोल रहे हो ऐसा कहा जाता है, तो यहां बोलोगे इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, that the student themselves pulled the carriage to the station, not the horses. He was dashed as one of the greatest teacher. उनको greatest teacher क्या किया गया? माना गया। greatest teacher उनको माना गया। तो 26 में क्या होगा? He was acknowledged. acknowledged मतलब होता है मानना। presented नहीं होगा, क्योंकि presented प्रस्तुत करना, टीचर को कोई प्रस्तुत नहीं करता है, कोई हीरो को प्रस्तुत किया जाता है, टीचर को नहीं। He was एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के पहले एन लगना चाहिए था क्योंकि ये नाउन है, लेकिन वो नहीं लगा हुआ है। वर्शिप पूजा करना, टीचर को पूजा करने वाली कोई बात सही भी नहीं है, टीचर का पूजा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंगूठा काट लेता है। और इनवाइटेड मतलब होता है आमंत्रित करना, तो आमंत्रित करने की भी बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ बात है एक्नॉलेज्ड, मानने की बात। तो उनको माना गया, उनको एक्नॉलेज किया गया कि वो महान टीचर थे। एंड ही डैश ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और धीरे धीरे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। तो ही वेंट ऑन होगा, वेंट के साथ ऑन लगता है, गो ऑन, वेंट ऑन, वो चलते चले गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। तो सर अचीव्ड ऑन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अचीव्ड के साथ ऑन नहीं आता है। आई अचीव्ड फर्स्ट प्राइज होता है, अचीव्ड ऑन फर्स्ट प्राइज नहीं होता है। ऑन गो या वेंट के साथ आता है। तो ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। ठीक है। हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे, उनके बर्थडे को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। इट वॉज देन आई रियलाइज, तब हम लोग ने रियलाइज किया दैट वी डिक्लेयर हॉलीडेज, कि हम छुट्टी तो दे देते हैं, बट डैश टू टेल द चिल्ड्रन द रीजन फॉर द हॉलीडे, लेकिन बच्चों को छुट्टी का कारण बताना भूल जाते हैं। तो 28 में होगा बट फेल टू टेल चिल्ड्रन, हम लोग फेल हो जाते हैं, छुट्टी बच्चों को दे देते हैं लेकिन कारण नहीं बताते हैं कि छुट्टी क्यों दिया जा रहा है। बट फेल टू टेल चिल्ड्रन द रीजन फॉर द हॉलीडे। वी यूजुअली डैश द डे ऑफ, हम लोग जनरली छुट्टी पे चले जाते हैं। वी जनरली, यहां पर होगा वी जनरली टेक द डे ऑफ, क्योंकि टेक मतलब होता है छुट्टी ले लेना है। स्पेंड द डे ऑफ नहीं बोला जाता है, ये गलत है। स्पेंड द डे ऑफ हम लोग नहीं बोलते हैं, टेक द डे ऑफ बोलते हैं, कि हम लोग जनरली छुट्टी पे चले जाते हैं। वी जनरली टेक द डे ऑफ, और एंड डू नॉट मेक एनी एफर्ट एट ऑल, और कोई एफर्ट नहीं करते हैं टू डैश चिल्ड्रन एज टू व्हाई द डे शुड बी सेलिब्रेटेड और रिमेंबर्ड। हम लोग छुट्टी पे चले जाते हैं लेकिन जरा भी एफर्ट नहीं करते बच्चों को बताने का कि इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या क्यों रिमेंबर किया जाता है। तो लास्ट में जो ऑप्शन है
वो इसमें थोड़ा सा छूट गया है 30 नंबर, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है ऑफिशियल ये होगा एक्सप्लेन। हम लोग बच्चों को ये एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं कि ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन पेपर और साथ में हम लोग ने वर्ड मीनिंग भी याद किया है। ऐसे ही फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपका डिमांड रहेगा सीईटी का जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है वैसे मैं लाऊंगा आपके लिए। मैं बैंकिंग के, एसएससी के, डिफेंस के, और अगर ज़रूरत पड़े तो सीटीईटी, बीपीएससी, सुपर टीटी, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर यूपीएससी किसी में भी देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं और वो क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, उसको डिस्कस करूँगा। तो मेरे साथ बने रहें और इस तरह का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखते रहें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो डेप्थ में किसी क्वेश्चन पेपर को समझना चाहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सेट प्रैक्टिस, सेट मारना है कि जाल में ना फंसें, क्योंकि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दे देते हैं और आंसर दे देते हैं, एक्सप्लेन ठीक से कहीं नहीं होता है। बहुत सारे क्लब्स भी चलते हैं लेकिन उसमें भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है कि कौन जवाब सही है गलत है। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े और क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन में पार्टिसिपेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।